हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट जुलाई 2023 जो कि प्रीवियस ईयर का पेपर है 3 जनवरी 2022, तो इसमें आज हम लोग मैथ्स के टोटल 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मैथ्स का। इससे पिछले वाला वीडियो आप लोग यदि नहीं देखे तो 3 वीडियो मैथ्स का भी डाला गया है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो इसमें भी आपका जो है 15 क्वेश्चन आपका जो है सीडीपी बेस्ड रहता है और 15 क्वेश्चन आपका जो है कैलकुलेटिव रहता है। बहुत ही इजी रहता है, आप लोग इजीली जो है सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन आप लोगों को दिख रहा होगा तो आप लोग उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि हम नए वीडियो बनाएं तो आप तक आसानी से सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो यहाँ से मैथ्स का क्वेश्चन जो है चालू होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि मैथ्स में किस तरह का सवाल आते हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 विद्यार्थियों के समूह में गणित पढ़ने से पहले और बाद में प्राप्त अंकों को यह तालिका दर्शाती है। मतलब कि यहाँ पे नाम दिया गया है और समूह में पढ़ने से पहले का अंक है और समूह में पढ़ने के बाद का अंक है। तो मौनसी है, तो मौनसी के द्वारा जो है समूह में पढ़ने से पहले 100 में 67 नंबर लाया है और समूह में पढ़ने के बाद 79 नंबर लाया है। और हरमन भी इस तरह से पढ़ने से पहले इस तरह से नंबर लाया है और पढ़ने के बाद इस तरह का नंबर लाया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि तीनों विद्यार्थियों द्वारा मिलकर प्रत्येक प्रकार से किए गए अध्ययन के लगभग औसत अंक क्या क्या है। तो इसमें से जो है तीनों विद्यार्थियों के द्वारा पहले और बाद में पढ़े गए जो है इसका औसत निकालना है। तो इनमें से हम लोग को औसत निकालने के लिए सिंपल फंडा है, क्या करना है कि इसमें जो है तीनों को हम लोगों को क्या करना है, जोड़ देना है। तो तीनों को जोड़ देंगे तो जोड़ के इसमें हम लोग को कितना संख्या 3 है तो 3 से हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ के तीनों को जोड़ के हम लोग को क्या करना है, 3 से डिवाइड कर देना है। तो इस तीनों को जोड़ेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 184, डिवाइड कर देंगे 3 से, तो 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 61.33 आ जाएगा। फिर इन तीनों को जोड़ देंगे, भागा कर देंगे कितनों से, 3 से भाग कर देंगे। तो जोड़ के देखते कितना आता है। तो तीनों को जब आप लोग जोड़ेंगे तो आ जाएगा 213, डिवाइड करेंगे 3 से तो आ जाएगा कट के कितना 71। तो इस तरह से आपका जो है 61.33 और आपका 71 जो है आंसर आ जाएगा। तो देखेंगे कि 61.33 का है कि क्रमशः आप लोग क्रमबद्ध से लिखेंगे तो पहले इस वाला कर लीजिएगा तो 61.33 आएगा। फिर इसका जब आप लोग निकालिएगा तीनों को जोड़ के 3 से भागा दे दीजिएगा तो इस तरह से 71 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन जो है 4 में है इस तरह का। तो 61.33 और 71 जो है आपका निकल जाएगा। तो तीनों को जोड़ देना, 3 से भागा, फिर उधर वाला को तीनों को जोड़ के 3 से भागा, क्योंकि औसत मांग रहा तो चौथा आपका सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित अक्षरों के किस समूह में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार के सममित रेखाएं हैं। मतलब कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों प्रकार की सममित रेखा है। तो इसमें से देखना है कि किस लेटर में इस तरह का रेखा है। तो जैसे आप लोग सेकेंड नंबर ऑप्शन देखेंगे, एक्स है, एच है और ओ है। तो इस तरह से क्षैतिज रेखा क्या होता है कि उस लेटर को जो है इस तरह से एक तरफ से दूसरे तरफ जो है बराबर भागों में बांटना चाहिए। जैसे कि एच में इस तरह से, ओ में इस तरह से जो क्षैतिज जो है हॉरिजेंटल लाइन जो 2 भागों में बांट रहा, और वर्टिकल क्या है, ऊपर से नीचे इस तरह से जो है 2 भागों में कटना चाहिए। तो इस तरह से देख सकते हैं कि तीनों जो लेटर को जो है बराबर भागों में हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन काट रहा। तो और ऐसा जो है किसी और लेटर को मतलब कि बराबर हिस्सों में नहीं बांटेगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित अक्षरों में किस समूह में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की सममित रेखा है। तो एक्स, एच और ओ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, राकेश और सोनिया के बारे में है कुछ। तो राकेश और सोनिया आपस में चर्चा कर रहे हैं। राकेश कहता है कि त्रिज्या व्यास की दुगुनी है, आर जो है व्यास की क्या है, दुगुनी है। क्या ये सही बात है? ऐसा नहीं होता, जो आपका व्यास है वो दुगुनी होता है त्रिज्या। तो इस तरह से जो राकेश बोल रहा है वह बिल्कुल ही क्या है, गलत बात है। उसके बाद देखिए फिर सोनिया कहती है त्रिज्या जो है आर जो है
वह व्यास का क्या है, आधा है। जितना व्यास होगा उसका क्या होगा, आधा होगा। ये बात बिल्कुल ही सही है। जैसे आप लोग एक वृत्त ऐसे बनाएंगे तो यहाँ से आपका क्या हो गया, आर हो गया, फिर यहाँ से आपका क्या हो गया, आर हो गया, और टोटल ये दूरी जो है आपका डिस्टेंस कितना हो जाता है, डी हो जाता है। तो इस तरह से जो है आपका व्यास जो है त्रिज्या का क्या हो जाता है, दुगुना होता है। ये यदि आधा है तो ये पूरा हो जाएगा। तो सोनिया बिल्कुल ही सही बोल रही है कि त्रिज्या जो है आर जो है आपका व्यास का क्या होता है, आधी होती है। तो ये बिल्कुल सही बात है, यानी कि राकेश गलत बोल रहा है और आपका सोनिया जो है सही बोल रहा है। तो सोनिया सही, राकेश गलत। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका अरीबा। क्या है, अरीबा अंग्रेजी अक्षरों और गणितीय अंकों में कोण ढूंढती है। निम्नलिखित में से किस समूह में उसे केवल समकोण मिलेगा। समकोण मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। इस तरह से एंगल होता है, जैसे एक त्रिभुज है तो इसमें आपका जो ये कोण आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री समकोण हो जाएगा। तो इस तरह से एक खड़ी रेखा और एक पड़ी रेखा के बीच जो कोण बनता है वही आपका 90 डिग्री कहलाता है। तो इन अक्षर जो है आपका जो लेटर है, संख्या है, तो इनमें से देखना है कि किसमें जो है 90 डिग्री का कोण बनता है सारे लेटर में। यदि आप लोग ऑप्शन नंबर तो इसमें 3 में देखेंगे, जैसे H है, उसके बाद 5 है, उसके बाद E है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे H में जो है आपका देखिए इस लाइन के जो वर्टिकल मतलब कि हॉरिजेंटल लाइन जो है इसके ऊपर भी देखिए आपका इस तरह से है 90 डिग्री का कोण बन रहा है और नीचे भी आपका 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और इस साइड भी इधर वाला साइड में भी आपका 90 डिग्री का कोण बन रहा है H में। और 5 में देखिए यहाँ पे आपका जो है 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पे आपका 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और ई में देखिए यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री का कोण, यहाँ पे बन रहा है, और यहाँ पे आपका बीच वालों में यहाँ पर भी बन रहा है। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इन तीनों में जो है 90 डिग्री का कोण बनता है। बाद बाकी और किसी में आप लोग सारे में नहीं ढूंढ सकते हैं कि 90 डिग्री, जैसे कि ऑप्शन 4 में देखिए 3 में 90 डिग्री नहीं बनेगा। इसमें आप लोग X है तो इसमें भी नहीं बनेगा। इसमें देखिए K है, 7 में T में बनेगा बट K में नहीं बन रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी संख्या के गुणनखंड डैश होते हैं, संख्या के बराबर या उससे कम, संख्या के बराबर या उससे अधिक, संख्या के बराबर, संख्या से कम। तो आप लोग इसका सही जवाब बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें देखिए किसी संख्या का गुणनखंड, मान लीजिए कि आप 6 का ही गुणनखंड निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इस तरह से 6 हो जाएगा। तो 1 2 3 4, तो ये 6 है तो उससे क्या होगा, कम ही होगा या नहीं तो उसका बराबर ही होगा। जैसे कि यहाँ पे 2 का लीजिएगा आप लोग, 1 तो 2 का 2 ठो हो गया। तो इस तरह से या तो उसके बराबर होगा या तो उससे क्या होगा, कम होगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, संख्या के बराबर या उससे कम होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है, बेनू को 25 सितंबर 2021 को दिन मतलब कि 2021 के दिन घर में सफाई करते समय अपना जन्म प्रमाण पत्र मिला। उसने देखा कि उसकी जन्म तिथि प्रमाण पत्र में 5 दिसंबर 1995 लिखी थी। जब बेनू को प्रमाण पत्र मिला तो उसकी आयु लगभग कितनी थी। मतलब कि 25 सितंबर 2021 के दिन वह घर की सफाई कर रहा था, तो उसी दिन उसे क्या हुआ, जन्म प्रमाण पत्र मिला। और उस जन्म प्रमाण पत्र पर उसका जो जन्म इंगित था मतलब अंकित था कितना, 5 दिसंबर 1995। तो 1995 था। सपोज दैट 5 दिसंबर 1995 उसका जन्म था। तो यदि हम लोग 5 दिसंबर 2020 यदि हम लोग देखें तो 2020 में उसका एज लगभग कितना हो गया, तो 25 साल हो गया। तो इसमें जब माइनस करेंगे 2020 में 1995 माइनस कीजिएगा तो आपका 25 वर्ष आ जाएगा। तो 25 वर्ष हो गया। उसके बाद 5 दिसंबर से आप लोग 5 सितंबर चलेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 महीना आएगा। 5 दिसंबर से आप 5 दिसंबर से 25 सितंबर है तो आप लोग 5 दिसंबर ही चल जाइएगा। तो 5 दिसंबर से तो आप लोग कहाँ पे 5 सितंबर, क्योंकि 2021 तक जाना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कितना 2020 तक ही लिए हैं। तो 5 दिसंबर से 5 हम लोग सितंबर चलेंगे तो हो जाएगा आपका कितना, 9 महीना आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 महीना आ जाएगा। तो इधर आपका 25 दिन हुआ था, इधर 9 महीना, तो हम लोग उधर फिर बच गया कितना आपका
यदि आप लोग 5 सितंबर तक लिए तो उधर 20 दिन आपका बच जाता, 20 5 25 न होता है, तो उस तरह से उधर 20 दिन बच गया। तो 25 वर्ष 9 महीना 20 दिन, 20 दिन को आप सपोज दैट जो है आधा महीनों के मतलब कि तौर पे भी लगभग आधा महीना मान सकते हैं, क्योंकि आंसर भी आपका लगभग में मांग रहा है। तो इधर 5 दिसंबर से 1995 से 5 दिसंबर 2020 में 25 वर्ष हुआ, और 5 दिसंबर से 5 सितंबर तक हम लोग ले लिए तो आ गया 9 महीना। तो उसके बाद आपका 20 दिन उधर बचा, तो 5 तो आपका बिल्कुल आ गया कितना, लगभग मिला जुला के आ गया कितना 25 वर्ष। उधर आ गया आपका 9 महीना, उधर आपका 20 दिन आता है। तो 20 दिन को मोटा मोटी आप आधा महीना भी मान सकते हैं। तो 25 वर्ष 9.1/2 महीना आप लोग लिख सकते हैं। तो इतना जो है समय उसका हुआ। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 5 व्यक्तियों की लंबाई नीचे दी गई है, तो इसमें से मीटर में मतलब कि बताना है कि कितना हुआ। तो 5 व्यक्ति का लंबाई मान के चलिए आप लोग जोड़िए 161 है। उसके बाद यहाँ पे 161 की जगह 163 होगा यहाँ पे। तो यदि आप लोग 161 ही लेके चलेंगे तो कुछ अलग आंसर आएगा, बट यहाँ पे आंसर के अनुसार 163 होगा, 161 होगा, उसके बाद 156 होगा, उसके बाद 159 होगा, उसके बाद 162 होगा। तो सारे को जब आप लोग जोड़ेंगे तो 801 आ जाएगा। तो 801 मीटर है। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे आप लोग, 100 से डिवाइड करेंगे तो इसका निकल के आ जाएगा 8 मीटर 10 सेंटीमीटर। इस तरह से आपका आंसर निकल जाएगा। तो 8 मीटर 10 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, 8 मीटर 1 सेंटीमीटर होगा तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाए, क्योंकि 801 आया है। तो इस तरह से 8 मीटर 1 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, 1729 को रामानुजन संख्या कहा जाता है। 1729 को जो है रामानुजन संख्या कहा जाता है, क्योंकि यह एक सबसे छोटी संख्या है जिसे 2 अलग तरीक़ों से संख्याओं के घनों के योग द्वारा दर्शाया जा सकता है। निम्नलिखित में से संख्याओं के कौन से युग्मों के घनों से यह संख्या प्राप्त होगी। मतलब कि इसमें जो है 1729 जो है उसको रामानुजन संख्या कहा जाता है। तो इनमें से आपको जो है बताना है कि किन 2 संख्याओं के घनों को जोड़ करके हम लोग 1729 पूरा सकते हैं। तो जैसे आप लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर 2 में, तो 1 का घन करेंगे प्लस 12 का घन करेंगे, ठीक ना। 1 का घन क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 12 का क्यूब आप लोग जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 का क्यूब आपका हो जाएगा 1728। जोड़ेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 1729 पूरा हो गया। उसके बाद फिर ये सेकेंड वाला आप लोग 10 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 पर 3 जीरो, प्लस 9 का क्यूब कीजिएगा तो आप लोग कितना हो जाएगा 729। तो इसे भी जोड़ेंगे तो 1729 आ जाएगा। बाद में कि किसी ऑप्शन में नहीं पूरेगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, 3 मित्र क्रमशः 20 मिनट 30 मिनट 45 मिनट के अंतराल पर अपने मोबाइल फ़ोन पर संदेश प्राप्त करते हैं। उन्हें संदेश एक निर्धारित समय पर एक साथ प्राप्त होना शुरू हुआ, वह कितने समय के बाद पुनः एक साथ संदेश प्राप्त करेंगे। तो इस तरह का सवाल जब भी रहे कि मतलब कि इतना इतना समय पर घंटी बजती है तो पुनः वह एक साथ कब बजेगी, कब दोहराएगी। तो ये सारे क्वेश्चन को बनाने के लिए आप एलसीएम डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो इस तरह से 20 30 उसके बाद 45 का आप लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लीजिएगा। तो 2 से दीजिएगा तो 10 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 15, इधर आ जाएगा आपका 45। तो उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, 3 से दे देंगे, 3 5 15, उधर आ जाएगा 15 बार में, इधर आ जाएगा 10। उसके बाद 5 से दे दीजिए 2 बार में, 1 बार में, 3 बार में। उसके बाद सारे को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा कितना, आपका आ जाएगा 180 आ जाएगा। तो ये मिनट में है, इसको घंटों में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कीजिए, 60 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 आ जाएगा। तो इस तरह से 3 घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी का एलसीएम निकाल के आप लोग, तो मिनट में है तो उसको घंटा में बदलने के लिए आप लोग क्या करेंगे, घंटा में बदलने के लिए 180 आएगा एलसीएम, तो उसको 60 से डिवाइड कीजिए तो आ जाएगा 3। तो यानी कि 3 घंटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न क्रमशः कौन सा है। तो इनमें से सारे का आप लोग वैल्यू निकाल लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को पता चल जाएगा सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन है।
तो सारे का वैल्यू जब निकालेंगे तो इसमें से आपको पता चलेगा कि सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 6/7 और सबसे छोटी संख्या 1/2 हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा, तो आप लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो इसमें है पैटर्न को देखिए तथा डैश पर संख्या लिखिए। तो इसमें जो पैटर्न को देख करके बताना है कि आपका जो यहाँ पे खाली जगह पर कितना आ जाएगा। जैसे 3 1 कितना हुआ 4, उसके बाद 1 जोड़ 3 जोड़ 5 बराबर कितना हुआ 9। तो इस तरह से 1 है, उसके बाद 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, तो 16 हो गया। उसके बाद इस तरह से है। तो इसमें देखिए एक पैटर्न फॉलो होता है। जैसे इसमें 1 2 संख्या है तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। उसके बाद 1 2 3 संख्या, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। उसके बाद 1 2 3 4 संख्या, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, तो 16 है। 1 2 3 4 5 संख्या, तो 5 का स्क्वायर 25। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 संख्या, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81। तो आपका 81 ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इसमें देखिए निम्नलिखित स्टेशनरी मतलब कि लेखन सामग्री वस्तुओं को नीचे दरें दिया गया, मतलब कि सभी चीज़ों का जो दर दिया गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि हरप्रीत ने 1 पैकेट पेंसिल लिया, 2 पैकेट कलम, 3 रबड़, 1 शार्पनर, उसके बाद पेस्टल शीट के 2 पैकेट, उसके बाद 1 रेखनी खरीदा। तो सारे में मतलब ख़रीदने में उसको कितना रुपया लगा तो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि 1 पैकेट पेंसिल लिया, तो 1 पैकेट पेंसिल का कितना हो जाएगा, तो 1 गुना 22 मतलब 22 हो गया। उसके बाद उन्होंने फिर 2 पैकेट कलम लिया, तो मतलब 2 गुना 37.50 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 74 आ जाएगा इस तरह से। उसके बाद उन्होंने फिर क्या लिया 3 रबड़ लिया, तो 3 गुना 3.50 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना 10.50। उसके बाद फिर उन्होंने क्या लिया, उसके बाद जो है पेस्टल शीट के 2 पैकेट लिया, मतलब 2 गुना 4.50 कीजिएगा, सॉरी 1 पेस्टल शीट, 1 शार्पनर लेता है, 1 शार्पनर लेता है तो 1 गुना 4.5 कीजिएगा तो 4.5 ही आएगा। तो इस तरह से उसके बाद 2 पैकेट लिया, क्या पेस्टल शीट के 2 पैकेट लेता है, तो 48 गुना 2 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2 गुना 48 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 96। उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया 1 रेखनी लिया, मतलब कि 10 रुपया। तो सारे को आप लोग क्या कीजिएगा जोड़ दीजिएगा, कितना आ जाएगा 22 74, उसके बाद 10.5, उसके बाद फिर 4.5, इधर 50 कर दीजिएगा, उसके बाद 96, उसके बाद आपका 10, सभी को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 218। तो सभी को जोड़ के आपका 218 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो सारे को जितना जितना जो चीज़ बोल रहा है तो उतना आपका करके आप कीजिएगा तो 218 आपका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन है 10011 को 101 से भाग देने पर शेषफल कितना आ जाएगा। मतलब कि इतना दिया हुआ है तो इसमें बोला जा रहा है कि 101 से भाग देना है तो भागफल कितना आएगा। तो सबसे पहले 9 से दे दीजिए, तो 9 से दीजिएगा 909, तो 1000 में 1001 में 909 घटाइएगा तो आपका कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पे 11 में 9 गया 2, तो इधर 10 बचा, 10 में 1 पैसा ले लिए थे 9 बचा, तो 92 हो गया इधर, तो 92 उधर। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा इधर 1 जो है नीचे उतर जाएगा, तो इस तरह से 921 आ गया। फिर 9 से दे दीजिए तो 909 आ गया, तो इधर डिवाइड कीजिएगा, मतलब कि जब माइनस कीजिएगा तो 12 आ जाएगा आपका शेष। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 जब 101 से भाग दीजिएगा तो आपका शेषफल 12 निकल के आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन वह न्यूनतम संख्या चुनना है जो पूर्ण वर्ग और प्रत्येक संख्या 16, 20 और 24 से भाग लग जाए। तो ऐसे सवालों को बनाने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, न्यूनतम संख्या निकालने के लिए तो पहले 16, 20 और 24 को क्या कीजिएगा, इसका जो है एलसीएम निकाल लीजिएगा। तो एलसीएम जैसे ही निकालिएगा तो आपका निकल के आ जाएगा कितना, पहले 2 से दीजिए 8, 10, फिर इधर आ जाएगा 12, फिर 2 से दीजिए 4, 5, 6, फिर उसके बाद 2 से दीजिए 2, 5, 3, तो इस तरह से आ जाएगा। मतलब आ गया कितना 2 गुना 2 गुना 2, उसके बाद और 1 2 है, उसके बाद आपका 5, उसके बाद 3, तो इस सारे को गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 240।
तो इस तरह से न्यूनतम पूछा जा रहा, तो इसके जो है आप लोग को करीब जाना है तो आप लोग क्या करेंगे, तो देखिए 2 2 का जोड़ा लगा हुआ, बट 5 का नहीं है, 3 का नहीं है, और 1 5, और आप लोग क्या करेंगे इसमें 3 से यदि गुना कर देते हैं तो ये निकल के आ जाएगा लगभग आपका कितना 3600। तो 3600 आपका निकल के आ जाएगा जो कि 3600 है। तो 3600 वो न्यूनतम संख्या है जो आपका 16 से भी भाग लग जाएगा, 20 से भी लग जाएगा और 24 से भी लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, इतना मतलब कि संख्या दिया हुआ है तो इनमें से दोनों 6 के स्थानीय मान का क्या करना है, आपको जो है गुणनफल निकालना। जैसे 7 8 6 3 6 4 दिया हुआ, तो इस 6 का कितना हो जाएगा, 6 पर 3 0 और इस 6 का 6 पे 1 0, ये दोनों को गुना कीजिएगा, 6 गुना 6 कितना हो 36, तो 3 0 इधर 1 0 इधर कितना 4 0 हो जाएगा। तो इस तरह से 36 पे 4 0 ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से स्थानीय मान निकाल के आप लोग को क्या कर देना है, गुना कर देना है। उसके बाद अगला संख्या है आपका, अगला क्वेश्चन है, एक गणित की अध्यापिका ने अपनी कक्षा के समक्ष निम्न प्रश्न रखा है। तो प्रश्न देखिए किस प्रकार का है, 4 अंकों 7 8 4 6 को लीजिए, इस तरह से 4 अंकों वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनाइए कि कोई भी अंक उनमें दोबारा न आए, अर्थात किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो। मतलब कि उसको जो है 7 8 4 और 6 ये इस तरह की संख्या लेने के लिए बोला है, और उससे सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों का बनाने के लिए कहा, और उनमें से जो है किसी भी संख्या को 2 बार यूज नहीं करना, ऐसा बोल दिया गया। उसके बाद है, छात्रों के विविध जवाबों के बाद वे छात्रों से पूछती है, आपने जो संख्या बनाई है उनमें से अंकों के क्रम के बारे में सोचिए, क्या आप बता सकते हैं कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कैसे बनी, अपनी क्रिया विधि को लिखिए। तो इस तरह का क्वेश्चन दे दिया विद्यार्थी को, और उसके बाद फिर विद्यार्थी से जवाब मतलब कि क्वेश्चन करता है कि आपने जो है सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या कैसे बनाया। तो इस तरह से उसको जो है अपने इस क्रिया विधि के बारे में बताइए। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपर्युक्त संदर्भ में अति उपयुक्त है, आपको बताना है। जो जैसे पहला ऑप्शन है आपका, छात्रों को अपने ही उत्तर को खुद आंकने के लिए कहकर शिक्षिका छात्रों को आंकने में लगने वाले अपने समय को बचा रही है, ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। शिक्षिका छात्रों को कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए व्यस्त रख रही है, ये भी गलत बात है। शिक्षक छात्रों द्वारा दिए गए उत्तरों से सम्मिलित उनकी चिंतन प्रक्रिया को समझना चाहती है, ये क्वेश्चन ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सटीक है। तो इसमें जो है शिक्षक क्या चाहते हैं कि विद्यार्थी जो है किस प्रकार से थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं और अनुसरण करते हैं, इस बात को जो है शिक्षक जानना चाहते हैं। उसके बाद चौथा ऑप्शन है, शिक्षिका उन छात्रों को भ्रमित कर रही है। भ्रमित वाला वर्ड जब भी दिखे तो आपका ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाता है। अनुशासन दिखे तो बच्चों को अनुशासन में रखना ही नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद खुद बनाना है, खुद उसका आंसर खुद तैयार करे, खुद जांचे, ऐसा भी उसके भी नहीं करने के लिए अनुमति देना चाहिए। बट तीसरा ऑप्शन जो है, शिक्षिका जो है छात्रों द्वारा दिए गए उत्तरों में सम्मिलित उनकी चिंतन प्रक्रिया को समझना चाहती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए प्रयोग नहीं होता। तो निम्नलिखित में से रचनात्मक के लिए जो है किस चीज़ का जो है ज़्यादा उपयोग नहीं है, आपको बताना। जैसे छात्रों का पोर्टफोलियो यानी कि फाइल पत्राधान, उपाख्यानात्मक अभिलेख, सत्रांत परीक्षा, क्षेत्र भ्रमण। तो इस तरह से जो है क्षेत्र भ्रमण भी विद्यार्थियों के लिए जो है रचनात्मक के लिए ज़रूरी है, उपाख्यान जो है ये भी ज़रूरी है। उसके बाद छात्रों के लिए पोर्टफोलियो ये भी इम्पोर्टेंट है, बट जो है सत्रांत परीक्षा ये ज़्यादा आपका जो है इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आपके लिए मतलब कि जो है रचनात्मक आकलन के लिए कौन प्रयोग नहीं है, तो सत्रांत परीक्षा जो आपका प्रयोग नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, एक गणित के अध्यापक अपने छात्रों के समक्ष निम्नलिखित इबारती सवाल यानी कि शब्द समस्या रखते हैं। जैसे है, समाचार पत्र की एक प्रति में 12 पन्ने हैं, हर रोज़ 10 मतलब कि 10,500 प्रतियां जो है छपती है, किंतु कुल पन्ने हर रोज़ छपते हैं। एक छात्र जवाब देता है कि
मतलब कि 1,25,000 से 1,30,000 के बीच होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त संदर्भ में सही है। तो इस तरह से क्वेश्चन किया और जवाब भी दिया है, तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा तो आपको बताना है। तो जैसे कि पहला ऑप्शन है आपका, शिक्षक को छात्र को गलत उत्तर देने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। शिक्षक को जो छात्र गलत उत्तर दिया है क्या उसके लिए हतोत्साहित करना चाहिए। हतोत्साहित वर्ड है, इस तरह से इस तरह ऑप्शन जो है ये आपका गलत ही हो जाएगा। उसके बाद है, अनुमान रोजमर्रा के गणित में इस्तेमाल होता है, अतः शिक्षक को छात्र की अनुमति उत्तर के लगभग सटीक होने की प्रशंसा करनी चाहिए। ये बिल्कुल ही सटीक ऑप्शन है। जो इस तरह का जो क्वेश्चन दिया है तो वह रोज़मर्रा के मतलब कि जीवन में जो इस तरह का गणित के सवाल जो है लगातार यूज भी होता है। और शिक्षक को छात्र के अनुमानित उत्तर, जो भी मतलब कि अनुमानित लगभग में उत्तर दे रहे हैं विद्यार्थी, उसके लिए उसे सटीक मानना चाहिए और उनका जो है प्रशंसा करना चाहिए बच्चों के, कि चलो बहुत अच्छा है, अच्छा मतलब कि प्रयास किया। इस तरह से बच्चों को जो है प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय पाठचर्या यानी कि NCF 2005 से भी क्वेश्चन, जैसे कि आप लोगों को 3 वीडियो दिया गया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके, तो आप लोग नहीं देखे तो उसे भी आप लोग देख लेंगे। तो NCF से लगभग हर एक सब्जेक्ट में क्वेश्चन आते हैं। तो NCF 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित सीखने के संदर्भ में कक्षा के भावी परिवेश की परिकल्पना या दृष्टि को निरूपित करता है। जैसे ऑप्शन 1 है, छात्र समूह में काम कर रहे हैं और वास्तविक जीवन परिस्थिति के साथ संबंध जोड़ते हुए प्रश्नों को हल करने के लिए विभिन्न रणनीतियों की खोज कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है। जब भी कोई भी विद्यार्थी यदि वह मतलब कि समूह में किसी भी कार्य को करता है तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद ऑप्शन बी है, छात्र पाठ्यपुस्तकों को अभ्यास को हल कर रहे हैं जो शिक्षक द्वारा हल किए गए उदाहरणों पर आधारित है। ये ऑप्शन जो है ज़्यादा सटीक नहीं, आपका नहीं होगा। उसके बाद है, शिक्षक अधिगम की प्रक्रिया पर मनन कर रहे हैं और गलतियों को अधिगम के अवसरों के तौर पर देख रहे हैं। ये आपका जो है सही हो जाएगा। तो इस तरह से उसके बाद अगला है, छात्र प्रश्नों को हल को श्यामपट्ट से नकल कर रहे हैं। ये भी नहीं होगा। तो नकल करना ये भी वर्ड नहीं चलता है। उसके बाद ऑप्शन ए, मतलब कि छात्र समूहों में काम कर रहे हैं। तो समूह से जब भी समूह वाला बात आता है तो वह ऑप्शन ज़्यादा सही हो जाता है। उसके बाद आपका जो सी वाला, शिक्षक अधिगम की प्रक्रिया पर मनन कर रहे हैं और गलतियों को अधिगम के अवसरों के तौर पर देख रहे हैं। तो इस तरह से ए और आपका सी जो है, यानी कि ऑप्शन नंबर किस में है, ए और सी। तो इस तरह से आप लोग देख रहे होंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ए और सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक प्राथमिक स्कूल की गणित की अध्यापिका चाहती है कि उनके छात्र दैनिक जीवन में सूचनाओं को व्यवस्थित करने, निरूपित करने और अर्थ निकालने के लिए आंकड़ों के प्रबंधन की प्रशंसा करें। निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापिका को अधिगम के परिणामों को प्राप्त करने में सहायता करेगा। तो आपको बताना है कि कौन सा जो है ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंट मतलब कि सहायता करेगा। जैसे ऑप्शन नंबर पहला है, पाठ्य पुस्तकों में से हल किए गए उदाहरणों पर चर्चा करना। ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। विविध रेल समय मतलब कि सारणियों का समाचार पत्रों में प्रकाशित सर्वेक्षण आदि का उपयोग करना, ये ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है इस तरह के अधिगम के लिए। जैसे विविध रेल समय सारणियों का समाचार पत्रों में प्रकाशित सर्वेक्षण आदि का उपयोग करना, ऑप्शन नंबर 2 जो है इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रणनीति प्राथमिक कक्षा में भिन्न की संकल्पना को प्रस्तुत करने के लिए अति उपयुक्त है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा रणनीति जो है प्राथमिक कक्षा में भिन्न संकल्पनाओं को प्रस्तुत करने में ज़्यादा उपयुक्त है। तो इस तरह से आपको बताना है। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है आपका, श्यामपट्ट पर भिन्न को P/Q के तरह लिखकर Q बराबर नॉट 0 और चिन्हों को समझाना। उसके बाद भिन्न का उदाहरण लिखना और फिर तब भिन्न को निरूपित करने के लिए संख्या रेखा पर बिंदु चिन्हित करना। ये ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल ही सही है कि भिन्न का उदाहरण लिखना, फिर तब भिन्न को निरूपित करने के लिए संख्या रेखा बिंदु को चिन्हित करना। इस तरह से यदि उसे बताया जाए तो यह संकल्पना प्राथमिक कक्षा के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं। अगला है आपका, गणित की अपनी शब्दों और चिन्हों की भाषा है। गणित की अपनी शब्दों और चिन्हों की भाषा है।
जो छात्रों की दैनिक भाषा से बहुत दूर है। दिए गए कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अति उपयुक्त है। तो आपको बताना है कि कौन सा ज़्यादा उपयुक्त है। जैसे ऑप्शन 1 है, शिक्षक को विद्यार्थियों की गणित में इस्तेमाल होने वाली शब्दावली और चिन्हों को स्मरण करने में सहायता करनी चाहिए। स्मरण, तो इस तरह से रटने वाली, स्मरण करने वाली ऑप्शन जो आपका गलत हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन देखिए, शिक्षक को गणितीय समस्या को संदर्भित करनी चाहिए और गणित के विद्यार्थियों के जीवन अनुभवों का भाग बनाना चाहिए। ये ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो गणित की अपनी शब्दों की, चिन्हों की भाषा है जो छात्रों की दैनिक भाषा से बहुत दूर है। तो दिए गए कथन के अनुसार जो ऑप्शन नंबर 2 आपका जो है, शिक्षक को गणितीय समस्या को संदर्भित करना चाहिए और गणित के विद्यार्थियों के जीवन अनुभवों का भाग बनाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक 5वीं कक्षा की छात्रा द्विविम आकृतियों का उनके गुणों के आधार पर श्रेणियों में वर्गीकरण कर पाती है। ज्यामिति विकास की वेन हेले सिद्धांत के अनुसार वह छात्र ज्यामिति विवेचन के डैश स्तर पर है। मतलब कि एक 5वीं कक्षा का जो है विद्यार्थी है, तो वह जो है द्विविम आकृति, मतलब कि द्विविम आकृति के जो है गुणों के आधार पर श्रेणियों में वह क्या कर लेता है, उसको जो है अलग कर लेती है। तो ज्यामिति विकास के वेन हेले सिद्धांत के अनुसार जो है वह विद्यार्थी जो है किस स्तर पर है, तो वह विश्लेषण के स्तर पर पहुंच गया। वो मतलब कि उससे आकृतियों को देख कर विश्लेषण करने लगती है और उसके गुणों के आधार पर जो है उसे श्रेणी में मतलब कि बांट भी पा रही है। तो इस तरह से वह विश्लेषण के स्तर पर पहुँच चुकी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, एक प्राथमिक कक्षा के गणित के अध्यापक अपने छात्रों के समक्ष निम्नलिखित शब्द समस्या इबारती प्रश्न रखते हैं। समीना 9 बजने में 10 मिनट पर सोने जाती है। कीर्ति समीना के बस 20 मिनट बाद सोने जाती है। कीर्ति किस समय पर सोने गई? एक छात्रों ने जवाब दिया 20। उसने समझाया, प्रश्नों में कहा गया है कि कीर्ति 20 मिनट बाद बिस्तर पर गई, तो उत्तर जवाब 20 ही होगा। तो न्यूमैन के अनुसार छात्र द्वारा दिया गया उत्तर का उदाहरण है। तो जो न्यूमैन के अनुसार है, तो इस तरह का जो उत्तर दिया गया और प्रश्न बच्चा से पूछा गया और बच्चे ने उत्तर दिया, तो इसमें बताना है कि न्यूमैन के अनुसार जो है यह क्या है। तो अवबोध या अर्थबोध की त्रुटि, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर जो है न्यूमैन जो है उनके अनुसार जो अवबोध, इसे ही अर्थबोध कहा जाता है, उसकी क्या है, एक त्रुटि का है। तो इस तरह का जो है एक संकेत देता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, एनसीएफ 2005 बल देता है कि स्कूल गणित गतिविधि आधारित हो, ऐसा है क्योंकि। मतलब कि एनसीएफ 2005 जो है बल देता है कि स्कूल गणित गतिविधि आधारित हो, मतलब कि स्कूल में जो है गणित का जो पढ़ाई हो वह बिल्कुल ही गतिविधि एक्टिविटी बेस्ड हो। तो ऐसा है क्योंकि। तो ऑप्शन पढ़िए आप लोग, यह विद्यार्थियों को आजीविका कमाने के कौशल के विकास में सहायता। क्या गणित जो है आजीविका मतलब कि वह सिर्फ कमाने में सहायता है? ये ऐसा नहीं होगा। उसके बाद है, यह विद्यार्थियों को गणित में अर्थपूर्ण समस्या को हल करने और सुलझाने में प्रोत्साहित करता, बिल्कुल प्रोत्साहित करता। तो ये ऑप्शन आपका सही जा रहा है। गणित में अमूर्त संकल्पनाओं को समझने के लिए मूर्त अनुभव का उपलब्ध करते हैं। तो बिल्कुल ही सही बात है, गणित में जो अमूर्त संकल्पनाओं को समझने के लिए जो है मूर्त अनुभव का हम लोग क्या करते हैं, उपलब्ध करते हैं, उस चीज़ का सहारा लेते हैं। उसके बाद यह प्राथमिक कक्षा में बच्चा को मनोरंजन का समय उपलब्ध कराता। क्या गणित जो प्राथमिक स्तर की कक्षा में पढ़ाया जाता है सिर्फ उससे क्या मनोरंजन ही होता? ये ऐसा मतलब कि नहीं है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी और सी जो है आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, गणितीय दुश्चिंता से ग्रस्त छात्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आकलन के साधन उपयुक्त है? तो गणितीय जो है दुश्चिंता से ग्रस्त छात्रों के लिए इनमें से कौन सा आकलन जो है उपयुक्त है आपको बताना है। जैसे मानक संदर्भित आकलन, उसके बाद है आपका सहयोगात्मक अधिगम परियोजना, योगात्मक आकलन, रचनात्मक आकलन। तो इसमें जो है आपका सहयोगात्मक, तो सहयोग वाला जब भी ऑप्शन आप लोगों को दिखे तो वो ऑप्शन लगभग सही ही हो जाता है। उसके बाद रचनात्मक ऑप्शन दिखे रचनात्मक, तो वो भी आपका जो है सही हो जाएगा। तो इस तरह से बी और डी यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। बी और डी यानी कि सहयोगात्मक अधिगम परियोजनाएं और रचनात्मक
ये दोनों ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, गणित की कक्षा में एक छात्र योग पर समस्या को हल करने के लिए निम्नलिखित तरीकों से उंगलियों पर गिनता है। तो इस तरह का सवाल बच्चों को दिया गया और इस तरह को सवाल को हल करने के लिए बच्चे उंगलियों पर गिनते हैं। विद्यार्थियों द्वारा उपयोग की गई उपयुक्त प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अति उपयुक्त है, आपको बताना है। इस प्रक्रिया की उपेक्षा की जानी चाहिए क्योंकि यह कलन विधि आधारित नहीं है। मतलब कि बच्चे यदि इस तरह के सवाल को बनाने के लिए यदि वह उंगलियों का इस्तेमाल कर रहा है तो क्या इस चीज़ को मतलब कि यह कलन विधि पर आधारित नहीं है, इस चीज़ की उपेक्षा करनी चाहिए, इस चीज़ को मतलब कि ऐड नहीं करना चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है। तो ये ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ऐसा मतलब कि यदि बच्चे कर रहे हैं तो बच्चे यदि अपने मन से इस तरह की सवाल को बनाने के लिए उंगलियों का सहारा ले रहा है तो उसे हमको क्या करना, प्रोत्साहित करना, न कि उस चीज़ को निगलेक्ट करना है। तो इस तरह मतलब कि ऑप्शन गलत हो रहा है। छात्र योग पर आधारित समस्या समाधान में योग क्रम विनिमय नियम का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। तो इस तरह से जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है 2 बिल्कुल ही सही बताया जा रहा है कि इस तरह का सवाल को बनाने के लिए छात्र योग पर आधारित समस्या समाधान में योग क्रम विनिमय का नियम का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, जिसके कारण बच्चे क्या कर रहे हैं, उंगलियों पर गिन करके इस तरह के सवाल को हल कर रहे हैं। तो उस तरह का जो है नियम जो है बच्चे को नहीं पता है समस्या को हल करने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से गणित में समस्या समाधान की रणनीति नहीं है। मतलब कि आपको बताना है कि इन सारे ऑप्शन में आपको बताना है कि गणित की समस्या को हल करने के लिए कौन सा रणनीति सही नहीं है। जैसे पश्चगामी रूप से हल करना, ये सही बात है। चित्रात्मक निरूपण करना, ये भी सही बात है। उसके बाद प्रयास व त्रुटि, बच्चे जो उस पर सवाल को बनाने में क्या करें, प्रयास करें और उसमें गलती होता है, ये भी सही है, ऐसा होना चाहिए। बट रट कर या स्मरण कर, मतलब कि किसी भी चीज़ को यदि हल करना है, ये नहीं कि हमको उस चीज़ को क्या कर लिए, हम याद कर लिए, रट लिए तो वो मेरा हो गया, तो ऐसा नहीं करना है। मतलब कि कौन सा रणनीति नहीं है, तो रट कर याद करना या स्मरण करना, ये रणनीति गणित के लिए बिल्कुल ही नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, एक गणित के अध्यापक अपने छात्रों के समक्ष एक प्रश्न रखते हैं। एक गणित के अध्यापक अपने छात्रों के समक्ष एक प्रश्न रखते हैं, प्रस्तुत करते हैं। पूर्णांकों का एक जोड़ा लिखिए जिसका जोड़ा योगफल ऋणात्मक पूर्णांक हो। तो इस तरह से बच्चे के पास मतलब कि एक सवाल रख दिया है, तो बच्चों को मतलब कि बताया जा रहा है कि पूर्णांकों का एक जोड़ा लिखिए जिसका जोड़ या योगफल जो है ऋणात्मक होगा। तो बच्चों के सामने जो है इस तरह का सवाल रख दिया, बट बच्चे जो उस सवाल को हल करने के लिए जो है विभिन्न प्रकार के तरीक़ों का क्या कर सकते हैं, यूज करेंगे कि मतलब कि ऐसा पूर्णांक लेना है, उनका योग जो है ऋणात्मक होगा, तो वह जो है बहुत सारे ऑप्शन को ले सकते हैं। तो उसमें जो खुले सिर वाले प्रश्न आपका हो जाएगा ऑप्शन। तो इस चीज़ के लिए जब एक सवाल को बनाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारे मतलब कि आंसर हो, तो वह जो है एक तरह से खुले सिर वाले प्रश्न होते हैं और बच्चे उसमें काफ़ी ज़्यादा थिंकिंग करते हैं और अपने समझ के साथ उस प्रश्नों को हल करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो गणित में हम प्रत्यक्ष वस्तुओं से धन पूर्णांकों के समुच्चय के अमूर्त रूप को समझते हैं। इस समुच्चय में यह शून्य सम्मिलित करते हैं और पूर्णांकों का समुच्चय प्राप्त होता है। इस समुच्चय से हमने ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित किया। पूर्णांक समुच्चय को पाने के लिए पूर्णांकों में हमने धनात्मक और ऋणात्मक भिन्नों को जोड़ा परिमेय संख्याओं का समुच्चय पाने के लिए। उपयुक्त कथन इसे प्रतिबिंबित करता है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल ही आपका सही जवाब है। तो इसमें जो गणित के पदानुक्रमिक स्वभाव को बताता है, इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो ये थे कुछ मतलब कि आज जो है 30 क्वेश्चन मैथ्स के। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट पे ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।